नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका युवाओं के खास कार्यक्रम उड़ान में। दर्शकों, युवा हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में उनका हिस्सा सबसे बड़ा है, तो लाजिम है कि उनसे जुड़ी चुनौतियां, समस्याएं भी बड़ी संख्या में होंगी। तो आज के कार्यक्रम में हम उन्हीं कुछ चुनौतियों को पहचानेंगे और न सिर्फ पहचानेंगे बल्कि उनके समाधान की तलाश भी करेंगे। तो आज के हमारे इस उपयोगी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। श्री अरुण कुमार सिंह, आप हैं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इनके साथ ही हमारे साथ दो युवा साथी भी मौजूद हैं। आप हैं सनी कुमार, आप शोध के छात्र हैं, और आप हैं आस्था झा, आप अर्थशास्त्र की छात्रा हैं। तो जब युवाओं के मुद्दों की और उनकी चुनौतियों, समस्याओं की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि शिक्षा की बात होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना जाता है। तो आज जो हम देखते हैं कि शिक्षा, अगर युवा शिक्षित हो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रोज़गार पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हर युवा अपने एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में तब्दील नहीं कर पा रहा है। तो सर, क्या कुछ कारण है इसके और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? देखिए, हमारी जो पौराणिक अवधारणा रही है, शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्म का ज्ञान रहा है। कालांतर में आज वैश्विक युग में मूल उद्देश्य परिवर्तित माध्यम प्रथम ध्येय है, जबकि समाज में या एक व्यक्ति के लिए रोजगार से पहले व्यक्तित्व विकास और मूल्यपरक शिक्षा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, जो शायद 70 वर्षों में उस उद्देश्य से हम लोग तेज़ी में पिछड़ते चले गए हैं। और रोज़गार के लिए हमारे पास जो है 3 स्टेप्स में हम रोज़गार, भारत कृषि प्रधान देश है जी। कृषि के प्रति रोज़गार के बड़े बड़े लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाए हैं। और इंडस्ट्रीज, खासकर स्पेशली हम अब बिहार प्रांत की बात करेंगे तो उद्योग में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो रोज़गार को तभी सबल बनाया जा सकता है जब हम कृषि क्षेत्र में युवाओं का रुझान पैदा कर सकें। रोज़गार थे, समाज में उनके प्रति आज वैल्यू जो है, मूल्य जो है, बहुत नकारात्मक हो गया है। अब मान लीजिए लकड़ी का कोई उम्दा से उम्दा पलंग बनाने वाला है, या अन्य इस तरह के, हम वो सिल्क हमारे यहाँ है, सिल्क का साड़ी बनाने वाला है, पेंटिंग बनाने वाला है। तो हमारे यहाँ ये मानसिकता इधर डेवलप हो गई है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, और अगर हम बढ़ई का या लोहे का या इस तरह का कोई कारोबार करते हैं या उस तरह का हम कौशल हासिल करते हैं और अगर पैसा भी कमाते हैं, तो समाज में हमको उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अनलेस कि एक सिपाही हम बहाल हो जाते हैं तो हमारी मान मर्यादा और इज्जत में बढ़ोतरी होती है। तो पहली समस्या हमारे समझ से यह है कि इस मानसिकता को बदलना होगा, जिसमें राज्य का भी सहयोग जरूरी है और समाज का भी अपेक्षित है। जी, मानसिकता बदलने की बात आपने कही, और सही बात है कि शिक्षा को कौशल के साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है। और जो रोज़गार ढूंढने की बात होती है, तो आपने सही कहा कि हमें रोज़गार बनाने वाला भी बनना है। युवाओं को सिर्फ रोज़गार ढूंढना नहीं है, बल्कि रोज़गार बनाना भी है, दूसरों के लिए मौके भी बनाने हैं रोज़गार के। निश्चित, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे पास कम है और हम रोज़गार पैदा करने की क्षमता हमको है, रोज़गार पाने की क्षमता नहीं है। अभी आप देखिए, सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आप गौर करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 14 वर्ष के बच्चों से ही उसके स्किल को, उसमें जो प्रतिभा है, उसको वो व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। कि आज बेरोजगारी क्यों बहुत ज़्यादा लग रही है कि BA MA की डिग्री लेके हम घूम रहे हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उपयोगिता नहीं है समाज में। तो ये समस्या है। शैक्षिक आप बनाइए, पढ़ाइए,
लेकिन अब रोजगार एक बड़ा साधन है। अब सिर्फ है वो पुराने जो हमारा था ज्ञान की खोज से काम चलने वाला नहीं है, जी, क्योंकि रोजगार वर्तमान परिदृश्य में परिस्थिति के अनुरूप हमारा आचार व्यवहार कार्य परिवर्तन होता है। जी बिल्कुल। तो हमको यह देखना होगा कि सिर्फ डिग्रियां बांटी ना जाए, युवाओं को भी यह सोचना होगा बीए कर रहा है क्या करें, एमए करेंगे, एक विषय में एमए आज छात्र केंद्रित स्कूल की आवश्यकता है, जिसमें छात्र अपनी समस्याओं को रखे, उसके समाधान का उपाय स्वयं करे। जी जी, हमें सिर्फ रोजगार ढूंढना नहीं है, रोजगार बनाना भी है। बनाना भी है, और जब रोजगार ढूंढना है के अनुरूप हमको मेहनत करके सिर्फ डिग्रीधारी नहीं बनना है, हमें वो ज्ञान प्राप्ति करना है। तो रोजगार तो खुला हुआ है, रोजगार कहाँ कम है। जी जी, अगर मेधा है तो रोजगार उड़ान जो है हमारी उड़ान रुके नहीं। आपका ये मात्र कार्यक्रम टीवी पर ही नहीं हो, हकीकत में आए, इसके लिए बच्चों को दृढ़ संकल्पित होना होगा। जी, ये अच्छी बात आपने कही कि हमें अगर हमारे पास हम मौके बना ही लेंगे। हाँ। मेधा के हमारे साथ जो युवा साथी मौजूद हैं, हम चाहेंगे पहले आस्था जी आप अपने मन में जो प्रश्न है आप सर से पूछ सकती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा सामाजिक असंरक्षण है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी महिलाओं को लेके, ट्रांसजेंडर को लेके इंक्लूसिव नहीं हुआ है। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं या फिर सेफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके कारण जो लेट नाइट एम्प्लॉयमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट हो, इसमें महिलाएं बहुत कम जाती हैं। तो इसका कारण क्या है और हम कैसे इसको और इंक्लूसिव बना सकते हैं? ऐसा है कि संपूर्ण अगर भारत के लेवल पर देखें तो कई कैटेगरी में ये समस्या आती है। सब जगह उसका वॉल्यूम जो है अलग अलग है। अगर बम्बई में हम जाते हैं तो हमको ये परेशानी मिनिमम उठानी पड़ती है। अब बिहार झारखंड या जैसे हम पिछड़े प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ ये परेशानी महिलाओं में कुछ ज़्यादा देखी जाती है। इसका मूल कारण यह है कि हम लोग की जो सामाजिकता है, सामाजिक रूप से बचपन से जो महिलाओं को बराबर का अधिकार जब हम कानून से जब दिए, लेकिन मानसिकता में कन्वर्ट होते होते वो समय लगेगा। जब तक हम लोग का प्रॉपर शिक्षा, जन जन तक शिक्षा नहीं हो जाएगा, अवेयरनेस जागरूकता नहीं हो जाएगा। लेकिन पहले से तो काफ़ी बदला है। हम तो देख रहे हैं जब साइकिल पर बच्चियां स्कूल जाने लगी तो राज्य में व्यापक चेंजिंग हम देख रहे हैं। जी, लड़कियां टॉपर भी बन रही हैं पढ़कर। पढ़ाई का रेशियो भी बदला है। और अभी 10th और 12 का बिहार का जो रिजल्ट है उसमें महिलाएं लड़कियां बहुत आगे कर रही हैं। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी लड़कियां बहुत आगे है। आज आर्मी तक में आपको वो सारी सुविधाएं मिल गई है। पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण देके एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत किया है। अब मुखिया पति की अवधारणा समाप्त होने लगी है, महिलाएं स्वयं सबल हुई है। हमने तो कुछ केसेस देखे हैं जहां विधायक अपने पति के खिलाफ केस करती है कि उसका हमको इंटरफेयर किया जा रहा है। ये सामने समाचार पत्र में बच्चियां अपनी समस्याओं को खुले रूप से रख रही हैं, सबल हो रही है। उस तेज़ी में नहीं हो रही है जितना आप चाहती हैं, क्योंकि आप में और दूसरे में भी चेंजिंग है। आप एक अच्छे स्कूल से पास की हैं, आप पटना वुमेंस कॉलेज ऐसे की छात्रा हैं, तो आपका सोचने का जो स्तर है, लेवल है, फ्रीडम का जो आपका नीड है वो ज़्यादा है।
जी, और यहाँ पे भी बात हम शिक्षा पर ही आकर रुक रही है कि हमें अगर अपने समाज को इंक्लूसिव बनाना है, समग्र विकास करना है, तो शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। हमें समाज को शिक्षित करना होगा, मानसिकता में बदलाव लाना होगा। जब शिक्षा की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, और चूंकि कार्यक्रम युवाओं का है, तो क्या यहाँ पर ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि युवाओं का समाज के प्रति जो सामाजिक ढांचा है या जो सामाजिक जो तत्व होते हैं, जैसे परिवार, हमारा विद्यालय, गुरुजन, इनके प्रति, या हमारा जो देश है, राष्ट्र है, इनके प्रति युवाओं की क्या भूमिका होती है, क्या दायित्व होता है? देखिए, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न भी है, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो समाज रहा है, पुराना समाज, वो जॉइंट फैमिली रहा है। जी। बदलते हुए परिदृश्य में एकल परिवार बढ़ता की जा रहा है। प्रधानता हो रही है। जी। जॉइंट फैमिली में बच्चों में ये जो इन गुणों का विकास बचपन से ही आ जाता था, स्वतः आ जाता था। लेकिन एकल फैमिली में सामाजिकता के गुण को सीखने का अभाव हो गया है। जी। तो अब हमको पाठ्यक्रम में चेंजिंग लाना होगा, हमें नैतिक मूल्यों को पढ़ाना होगा, और पाठशाला में भी ये सब तरह की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि आज जो एक बड़ी समस्या है कि टेलीविज़न, मोबाइल ने पूरे दुनिया से हम डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। जी। लेकिन हर समाज सांस्कृतिक परिवेश होता है, कल्चरल महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम दूसरे कल्चर के चीज़ों पर जल्द ही आकर्षित हो रहे हैं। मेरा कल्चर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो इसके लिए एडजस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ाना होगा, वो भी शिक्षा से ही होगा। जी। कई सोसाइटी के लोगों को एक साथ समूह में रहना होगा, घूमना होगा, एक दूसरे के गुण अवगुणों को आत्मसात करना होगा। तब मुझे लगता है कि मेरा बिहार का बच्चा या उतना अभी नहीं है जो समस्या का कारण हो। जी। क्योंकि इन लोग की अपनी इतनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद आज हम दावे के साथ एक शिक्षक के रूप में कह सकते हैं कि हमारे कॉलेज का लड़का, इंस्टीट्यूशन का लड़का अभी भी अपने बड़ों के प्रति मेजॉरिटी मान और सम्मान देता है। जी। आपने कहा कि हमें अलग अलग समाज को के साथ रहना होगा, एक उन्हें दूसरे को जानना होगा, जी। तो हम तो कहते भी हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो आपने संस्कृति की बात कही कि हम दूसरों की संस्कृति देखकर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे युवाओं को अपनी संस्कृति से, ऐसा दूसरों की संस्कृति से सीखना ज़रूर चाहिए पर अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आज के युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ा रखे जा सके? हाँ, यकीनन। उसके लिए 3 फोर्स को मजबूत करना होगा। एक तो हमने एक लेख भी लिखा था कि बच्चा जब माँ गर्भवती हो तो उसी समय अच्छी अच्छी बातें उनको सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे मन में विचार लाने चाहिए कि बच्चा का ग्रोथ वो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। हमारे देश में पुराने परंपरा में कई उदाहरण हैं। प्रहलाद जो है, हिरण्यकश्यप ऐसे राक्षस का बेटा प्रहलाद जो जन्म लिया, अब कहते हैं कि नारद ने गर्भवती माँ को देवलोक पहुँचा दिया। तो वहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर प्रहलाद का जन्म हो गया। महाभारत में भी अर्जुन का बेटा अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही उस चक्रव्यूह को भेदन करने की शिक्षा ले ली। जब हमारा समाज और सरकार गर्भावस्था से चिंतित हो जाए तो हमारा सामाजिक स्तर, सामाजिक सोच, सामाजिक मूल्य और शारीरिक बनावट, शारीरिक और मानसिक, नैतिक सब में विकास होगा, उत्तरोत्तर विकास होगा। एक साथ तो इसको बदला नहीं जा सकता है। जी। वो चेंजिंग आएगा, वो आना है।
बदलाव एक रात की तो बात नहीं होती है, बदलाव आने में समय लगता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर से। सनी जी। सर आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट जो है एक थेरेपिस्ट के पास या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम अगर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमारा समाज जो है हमको पागल समझेगा। समाज समझता भी है, ऐसा धारणा भी हो जाता है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो उसको हमारे आसपास के लोग सोचते हैं ये पागल हो गया है। तो ऐसा क्यों सर, और इसको सर कैसे बदला जा सकता है ताकि अगर स्टूडेंट स्ट्रेस में हो या फिर डिप्रेशन में हो या किसी तरह का एंजाइटी में हो तो वो फ्रिक्वेंटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मिल सकें और किसी मेंटल हॉस्पिटल में जा करके अपना अच्छे से इलाज करवा सकें। अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति युवा जागरूक कैसे हों? देखिए, निराशा या अंतर्द्वंद या तनाव, इसके मूल कारण में आधा मिनट में जानना चाहेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि मन के 3 पार्ट होते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और एक कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस, चेतन, अवचेतन, अचेतन। इसी से हमारा मानसिक स्वास्थ्य गाइड होता है। ईगो जो है करी का काम करता है, ईड जो है सुख के सिद्धांत में विश्वास रखता है, हमको सब कुछ चाहिए, तुरंत चाहिए। सुपर ईगो जो है वो निराशा, धर्म, वेद की बात करती है। ईगो एक कड़ी है जो उसको मेंटेन करती है, मंजस लाती है, व्यवहारिकता को बनाए रखने के लिए। इधर कॉन्शस माने चेतन, अवचेतन, अचेतन। तो चेतन हुआ जैसे हम अब बात कर रहे हैं, अवचेतन हुआ ऐसी बातें जो हमें मस्तिष्क में है लेकिन चेतन में नहीं है, जरूरत पर वो चेतन में आती है। अचेतन कहते हैं कि जीवन में जो भी चीज़ हमको प्राप्त नहीं हुआ या जो असंभव चीज़ की जो हम कल्पना करते हैं, मानव इच्छाएं अनंत है लेकिन भौतिक जीवन में उसकी पूर्ति संभव नहीं है, बेसिकली वो इच्छाएं गलत होती है। तो उस इच्छा को हम दबाते हैं, तो कहता है वो दबता नहीं है, वो हमेशा चाहता है उसकी पूर्ति करने के लिए। वो जो अनैतिक इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं या असंभव इच्छाएं हैं, पूर्ति चाहती है। यद्यपि ईगो से हम दबाते हैं, बावजूद इसके वो अपनी पूर्ति का प्रयास डिफरेंट माध्यम से करती है। स्वप्न है, साइकोपैथोलॉजी, दैनिक जीवन में जो गलती करते हैं साइकोविज्ञान कहती है कारण नहीं करते हैं। स्वप्न जो है, चूंकि मेरा ईगो कमजोर हो जाता है, सुसुप्तावस्था में होता है, तो उन असंभव इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो अपनी से जो समस्याएं आती हैं, सुनिए, डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा भी उन इच्छाओं की हम रूप बदलकर संतुष्टि करते हैं। इसे भी जब हमारा संतुष्टि नहीं होता है तो हम मानसिक द्वंद के शिकार होते हैं, मानसिक समस्या के शिकार होते हैं। जब हम कोप नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चा, ये माता पिता का, क्लासरूम शिक्षक का, हर स्कूल में काउंसलिंग सेंटर, हर कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर चाहिए, और दोस्तों का पुनीत कर्तव्य है कि वैसे बच्चों को चिन्हित करें। और बहुत शौक है, अब इसकी कोई दोस्त मान लीजिए बाइक से आ रही है, 2 लाख के बाइक से, इसका भी मन कर चोट रहा है कि हम भी 2 लाख, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण है। आजकल तो कई ऐसी बातें हैं जो कभी दूसरे बार में बताएंगे, जब लड़कियों की समस्या, लड़कियों की इच्छा, उस पर विशेष रूप से करेंगे। तो ये, और समाज में चेंज आया है। पहले था जब पागल को लोग छुपा के रखता था, अब ऐसी बात नहीं है। अब हमारे संपर्क में 20 बच्चा है जो पास आउट है, डिफरेंट समस्या हमसे शेयर करता है, और हम उसको, एक डॉक्टर हैं, हम रिकमेंड करते हैं, वहाँ वो जाता है। इसमें चेंजिंग आया है, बच्चों में चेंजिंग आई है, अवेयरनेस हुआ है। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा, ये सब तो डेवलप कंट्री में की बात है। हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं और अंडर डेवलप्ड स्टेट में हैं, तो सारी चीज़ों को अभी हम लोग सही जगह पर नहीं ला सकते। जागरूकता की बात। हाँ, जागरूकता है, पठन पाठन चलता रहेगा, एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे, सोशलाइजेशन चेंज हो रहा है, समाज में सोच बदल रहा है, तो धीरे धीरे डेवलप। जागरूकता की बात है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अगर अपने जागरूक हो जाएंगे तो हम अपने स्वास्थ्य के, हम थोड़ी बेहतर इसके समाधान, कुछ बेहतर समाधान। एक चीज़ और हम युवाओं को कहना चाहते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, युवाओं को इस तरह की समस्या का मुख्य कारण उनका समय प्रबंधन जो है अनुकूल नहीं चल रहा है, जिसमें
मोबाइल सबसे बड़ा बाधक तत्व है। जी मोबाइल की जितनी अच्छाई हैं उतनी बुराई हैं। उसको अगर आप सेल्फ एनालिसिस करके उस पर सेल्फ कमांड नहीं कीजिएगा तो कोई भी सरकार, कोई भी समाज आपको सही दिशा नहीं दे सकेगा। जी, उसी समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अब अपना अगला समय सवाल लेते हैं प्रबंधन। और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से। हाँ, तो पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक फासला है और इसका कारण मुझे लगता है ये है कि पुरानी पीढ़ी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करके रखा हुआ है, चाहे वो सफलता की बात हो कि अगर आप इतना कमाते हो तो आप सफलता की श्रेणी में आएंगे, या फिर जेंडर की बात हो कि आप या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, मैरिज का कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ संस्कृति, वो अक्सर संस्कृति की बात उठाते हैं कि हमारी संस्कृति है। तो आपको लगता है ये युवा पर एक दबाव डालता है कि हमें अपने पूर्वजों के हिसाब से ढलना है, और ये फासला को कम कैसे किया जा सकता है? इस फासला को, ये जेंडर डिफरेंसेस जो है ये नई कोई बात नहीं है। हमने भी ये चीज़ कभी भोगा होगा, हमारे ऊपर वाले भी भोगे होंगे, लेकिन हमारा समाज की संरचना इतनी मजबूत है कि अभी भी उसमें विकृति कहाँ आई है। तो ये सोशल मीडिया के कारण शायद अब ज़्यादा दिख रहा है ये चीज़, क्योंकि हम सोशल मीडिया, युवा बहुत सोशल मीडिया पर हैं और इसके कारण उनको ज़्यादा अवेयरनेस, उनको पता है कि उनका राइट्स क्या है, उसके कारण ये चीज़ बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहा है। दो पीढ़ियों के बीच जो सोच की भिन्नता होती है, तो उस सोच की भिन्नता की वजह से आज के युवाओं पर क्या कोई दबाव पड़ रहा है इस प्रश्न? हाँ, ये तो शुरू से चलता आया है, हम लोग भी दबाव झेले हैं सर। तो इसका ये मतलब इसका कोई नहीं, समाधान तो होगा इसका ना सर? समाधान है। हाँ। इसका समाधान यह है कि मेरा यह मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हम लोग से ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिला है, जी उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। बिल्कुल। हम लोग एक सीमित जो दायरे में, जिसको पूर्वाग्रह आप कह सकती हैं, पूर्वाग्रह से हैं, हम उसको अपने से पुराने परंपरा को तोड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो है एडजस्टमेंट ही एकमात्र उपाय है। वो बच्चों को भी समझना होगा कि एक मानक, उसको थ्रेशोल्ड तय करना होगा कि हम कितना माता पिता के साथ एडजस्ट करें, और माता पिता को भी समझना होगा कि हम अपने बच्चों के पर कितना विश्वास करें कि इनका जो सोच है आज के परिप्रेक्ष्य में उन्नत और बेहतर सोच है। मूलतः सामंजस्य बैठाने की बात है। सामंजस्य बैठाने की चीज है, और बच्चों को दिखाना है कि हम इस तरह से जा रहे हैं, तो उनका जो भी बच्चों का अचीवमेंट है या इंटरेस्ट है, जो रुचि है, उसको सामने दिखाएं, जो देखो पापा हम ऐसा करके ऐसे जा रहे हैं। नौकरी पाना उद्देश्य, समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा। अब एक मान लो कि तुम्हारा उद्देश्य हो कि हमको किसी से क्या मतलब है, हम ऐसे रहेंगे, गंगा किनारे सोए रहेंगे, क्योंकि हम एक में सेल्फ आइडेंटिटी है। ये भी तो एक अप्रोच हो सकता है, लेकिन समाज उसको स्वीकार करेगा? समाज की स्वीकृति भी एक प्रश्न होती है मेजर सर। है, आप समाज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी, तो उसी समाज के ढांचे को लेकर, अब चूंकि वक्त हो चला है कार्यक्रम के खत्म होने का, तो युवाओं की का दायित्व समाज के ढांचे के प्रति क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव, एक संदेश के पॉजिटिव साथ। और समाज के ढांचे को स्वीकारात्मक रूप से परिवर्तित करें, युवा से हमको अपेक्षा है। जी युवा ही ना हमारे कंधे को, हमारा कंधा युवा है, तो हमारे जो कुरीतियां हैं उनको वो परिवर्तित करें, लेकिन सकारात्मक दिशा की ओर हमारा प्रांत, देश, समाज को आगे बढ़ाते हुए। जी बिल्कुल। राष्ट्र फर्स्ट, मेरा मानना है राष्ट्र फर्स्ट। राष्ट्र को देखते हुए जब हम घर में मजबूत रहेंगे तब ना दुनिया में मजबूत रहेंगे। जी बिल्कुल, खुद को सशक्त करें। हाँ, आपका यही खुद संदेश है सशक्त हमारे युवाओं के कीजिए लिए। और स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस समाधान नहीं है। एक अंतिम मूल लाइन हम कहेंगे कि समस्या नहीं समाधान की बात करें। जी सर, एक समाधान और चाहिए था
कि जिससे बच्चे जो हैं वो मोबाइल को या फिर सोशल मीडिया को निगेटिव तरीके से यूज़ करने लगते हैं, तो क्या उसको छुड़ाने का कोई साइकोलॉजिकल वे है बिहेवियरल सर? थेरेपी है, वो तो साइकोलॉजी का पार्ट है, वो तो हर चीज का मूल जैसे जैसा youth- सर ने बताया कि शिक्षा में है। हम अपने आप को शिक्षित करें, उसके जरिए हम अपने आप को सशक्त करें। हर चीज का मूल उसका इसी तो में एक है। सिंपल ये है, उस मोबाइल में कुछ करंट लगा दिया जाए, 2 बार 4 बार जैसे बच्चा छुएगा उसको हाथ में झटका लगेगा। जी, वक्त हो चला है सर हमारे कार्यक्रम को खत्म करने का। इस उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दो सहयोगियों का भी हमारे कार्यक्रम के सवाल के लिए अपनी उपस्थिति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि युवाओं की कितनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या को समाधान की तरफ बढ़ाने का एक ही तरीका है और सबसे सशक्त तरीका है कि हम खुद को शिक्षित करें। और जैसा कि सर ने कहा, नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र के हित में रहकर हम सोचें, इससे हमारा और हमारे देश का दोनों का उत्थान होगा। तो वक्त हो चला है कार्यक्रम को खत्म करने का, इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार।